हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट स्टडीज का, उससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट वन शॉट क्लास लेने वाला हूँ। कैसी क्लास? कंप्लीट वन शॉट क्लास लेने वाला हूँ, जिसके अंदर अपन कंप्लीट रिवीजन करेंगे आपके सामने यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर का। मतलब चारों की चारों जो यूनिट आपकी, उसको ऐसा पढ़ा दूंगा आपके सामने, आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा का सारा पेपर आप ऐसा का ऐसा कर दोगे। बस आपको पूरी की पूरी क्लास को अच्छे से देखना है। साथ के साथ ये पीडीएफ है, ना सिर्फ वीडियो क्लास दे रहा हूं बल्कि आपके सामने फ्री में नोट्स भी दे रहा हूं। फ्री में नोट्स कहां पर मिलेंगे उसके बारे में अभी बता देता हूं आपके सामने। अगर आप फ्री में नोट्स पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। जैसे उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करोगे, आप पहुंच जाओगे इस प्रकार के जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यूनिवर्सिटी चैंपियन पीडीसी के नाम से। समझ गए? इस टेलीग्राम चैनल पे पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने नीचे की तरफ आना है और यहां पर जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप सर्च करना है, यहाँ पर कोने में ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर देखो, ये कोने में फाइल वाले सेक्शन में आने के बाद कोने में आपके सामने सर्च वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करो और सर्च करो इन्वायरमेंट। बस छोटे, एक बात याद रख लेना, छोटे अक्षरों में याद सर्च करना है। कोई भी शब्द है वो बड़ा नहीं होना चाहिए आपके सामने। और यहाँ पर आपके सामने इन्वायरमेंट सर्च करना है, सॉरी आपको। तो इन्वायरमेंट की सही से स्पेलिंग देखो, ये वाली स्पेलिंग आपको सर्च करनी है। लाइव दिखा रहा हूं आपके सामने, इन्वायरमेंट की वाली स्पेलिंग सर्च करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पर इन्वायरमेंट स्टडीज बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए बीएससी बीकॉम किसी के विद्यार्थियों सेम ही सिलेबस रहता है, ये वाली पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी और जाकर इसको पढ़ लेना। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में आपके सामने प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाकर अगर आप अन्य कोई इस टॉपिक से संबंधित कोई भी वीडियो देखोगे तो सारा सारा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ वहीं पे करवा रखे हैं। और कोने में आपके सामने मैंने व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो फ्लिपकार्ट मंत्रा सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट से, और कोशिश करूंगा कि सारी चीजें मारवाड़ी में समझा दूं आपको, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। पर्यावरण के घटक और परितंत्र। देखो, इन्वायरमेंट स्टडीज का पेपर है भाई थारो, मतलब इन्वायरमेंट स्टडीज को मतलब पर्यावरण से संबंधित पेपर है ना। मारवाड़ी में पढ़ाऊंगा सारा, वैसे तो हिंदी में पढ़ाता हूँ, लेकिन ये पढ़ लो भाई आपके सामने मारवाड़ी में, है ना। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो तो अपन इधर आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थी हो तो मारवाड़ी में आपको अच्छे से समझा दूंगा। पर्यावरण से संबंधित पेपर है भाई। तो देखो, पर्यावरण के बारे में बताने की जरूरत है। जिंदगी में कोई भी इंसान जब पैदा हुआ है और जब तक वो मृत्यु लोक में नहीं चले जाए, मृत्यु की प्राप्त नहीं हो जाता, जीवन में वो हमेशा अपने पर्यावरण से हमेशा जुड़े हुए, सबसे जरूरी घटक है। क्यों क्यों भाई? क्योंकि अपन जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या की जरूरत पड़े भाई? ऑक्सीजन की। प्राथमिक जरूरत क्या है भाई? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन बंद कर दी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इंसान मृत्यु ना प्राप्त हो जाए, है ना। ऑक्सीजन कटे से मिला भाई? ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस हो। अगर कोई एकदम अनबोल वाला कि जिन्हें की ऑक्सीजन क्यों है, उन बता दूं, ऑक्सीजन एक प्रकार की वायु में पाने जाने वाली एक प्रकार की गैस होती है जो हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक, जो सांस लेवाना वो ऑक्सीजन ही लेवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया, है ना। कठोर मिला है, पेड़ पौधा से, पर्यावरण से मिले हैं। अच्छा, एक दूसरा घटक जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है वो क्या होता है आपके सामने? वो रहा आपके सामने पानी। अब अपना जिंदगी में अगर चलो वायु मिल गई, खाना मिल गया, लेकिन अगर पानी नहीं मिले तो भी क्या रहेंगे? अपन जिंदा नहीं रह सकते। समझ में आ गया? रहने के लिए जिस घर में रहते हो वो किसी ना किसी पृथ्वी पे आपके सामने टिका है, किस बोतल पे टिका हुआ है, तो वो क्या होता है भाई आपके सामने? पर्यावरण से मिलता है। ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है आपको, है ना। आप जो भोजन खा रहे हो वो पेड़ पौधों से निकलता है, तो वो भी पर्यावरण का हिस्सा। तो आसपास अपने जीवन में आप जिस भी चीज को देख रहे हो वो क्या पर्यावरण से संबंधित होती है कहीं ना कहीं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अब बढ़ते हैं आपके सामने अगले वाले पॉइंट की तरफ। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से होते हैं उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पर्यावरण वह संपूर्ण व्यवस्था है जिसे जीव और निर्जीव वस्तु दोनों शामिल होते हैं। पर्यावरण के चार प्रमुख घटक होते हैं। मतलब पर्यावरण का अर्थ यही नहीं है कि जिसमें सिर्फ जीव हो, जीव जैसे जीव जंतु, है ना, पेड़ आपके सामने जो पेड़ पौधे, जानवर, जीवित चीजें दो ही मानी जाती है आपके सामने। एक तो जो मनुष्य प्रजाति होती है वो मानी जाती है, और जितने जानवर होते हैं आपके सामने, जितने छोटे से कीड़े मकोड़े से लेकर आपके सामने जितने भी सब जीव माने जाते हैं। काफी लोग जो पेड़ होते हैं उनको जीव भी मान लेते हैं, काफी लोग निर्जीव मान लेते हैं, लेकिन अपन निर्जीव ही मानेंगे विज्ञान के अनुसार, है ना। बाकी आसपास अपने जितनी भी चीजें देख रहे हो सारी चीजें निर्जीव हैं, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। समझ में आ गया? मैं पढ़ा रहा हूं आपके सामने, किस पे? आपके सामने
जो आप ऑनलाइन इंटरनेट को चला रहे हो। अब इंटरनेट में जब आप चीजें चला रहे हो तो वो क्या है, उसमें जो इंटरनेट आता ना, वो इंटरनेट बनता है, एक तरंग होती है वो, है ना। तरंग किसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू गुजरती है और उसको सारे को सारे समुद्र के माध्यम से गुजारा जाता है। तो वो भी भाई आपके सामने कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी है। तो सारी की सारी चीजें आपके सामने पर्यावरण से कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। बीच बीच में मारवाड़ी का भी अच्छे से प्रयोग कर लेंगे अपन, है ना। बाकी हिंदी काफी दिन हो गए मारवाड़ी पढ़ाई, तो हिंदी की आदत हो रखी है, उसमें भी पढ़ लेते हैं। वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घिरी हुई गैसों की परत होती है, जिससे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती है। नाम देखो भाई, नाम क्या, वायु प्लस मंडल, नाम से समझना, वायु मतलब कहीं ना कहीं हवा की बात होगी, है ना। साथ के साथ मंडल मतलब वो जगह होती है ना भाई, जहां पर जो चीजें रहती है उसको मंडल बोला जाता है। तो वायुमंडल मतलब वायु से संबंधित कोई ना कोई चीजें जिसमें देखने को मिलती हैं। जहां भाई देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, SO2, CO2 जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ओजोन, अनेक प्रकार की जो गैसें हैं वो जिस मंडल में पाई जाती हैं, जहां पर उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल। नाम से सीखो, वायु प्लस मंडल, वायु मतलब जहां पर वायु से संबंधित चीजों की चर्चा की जाए, बात की जाए, उसको वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल जीवों को सांस लेने के लिए हवा देता है, पृथ्वी का ताप नियंत्रित करता है। वायुमंडल क्या करता है भाई, आपके सामने जो जीव होते हैं उनको सांस लेने के लिए क्या देता है भाई, आपके सामने हवा देता है। क्या देता है भाई, हवा देता है, और पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करता है। अब आप कहोगे सर ये हवाएं कैसे नियंत्रित करती हैं पृथ्वी के तापमान को? अरे बच्चों, जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी एक गोले के समान है ना। पृथ्वी में क्या होता है, सूर्य की किरणें आती हैं और टकरा कर वापिस चली जाती है ना। अब एक चीज सुना होगा कि काफी लोगों को आपने सुना होगा कि भाई आपके सामने जो चंद्रमा, उसका तापमान दिन में 100 डिग्री रहता है और रात में -100 डिग्री चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी का तो नहीं होता है। बाकी सारे घरों का अगर आप तापमान देखोगे ना तो काफी फ्लैक्चुएट करता है। फ्लैक्चुएट मतलब ऊपर नीचे होता है। दिन का तापमान 200 डिग्री, 250 डिग्री चला जाता है, रात का माइनस में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है उसमें? क्योंकि उनमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें नहीं पाई जाती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इनका क्या फायदा होता है भाई, ये पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें आती है ना, इनको अपने अंदर रख लेती हैं, है ना। जिससे क्या होता है, जो गर्मी होती है ना, पृथ्वी की सूर्य किरणें होती है, उनको गर्मी को अपने अंदर ट्रैप करके रख लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है। इसीलिए तो ये गैसें जब ज्यादा होने लग गई है, तब क्या हो गया भाई, आप जो आपके सामने बहुत ज्यादा साधन हो गए हैं, है ना, व्हीकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, फैक्ट्रियां चलने लग गई, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में जाने लगे वायुमंडल में, तो ज्यादा आपके सामने जो गैसेज है वो पृथ्वी के ताप, जो सूर्य के तापमान, जो किरणों का तापमान को ट्रैप करती है, इसलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। समझ में आ गया ना? आज आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो समझा दिया मैंने। जलमंडल, जलमंडल क्या होता है? जलमंडल में पृथ्वी के समस्त जल शामिल होता है, जैसे नदियां, झीलें, समुद्र, महासागर तथा भूगत जल। मतलब जलमंडल क्या होता है भाई, नाम से समझो, जल प्लस मंडल, ऐसा मंडल जहां पर किसमें हो, जल की बात की जाए। समझ में आ गया? जहां पर पानी इकट्ठा होता है उसी को जलमंडल के नाम से जाना जाता है। पानी कहां कहां से जाता है, किस किस माध्यम से कलेक्ट होता है? नदियों के माध्यम से, झील के माध्यम से, समुद्र और महासागर में क्या पाया जाता है? आपके सामने जल पाया जाता है। और भाई आपको बताने की जरूरत नहीं है भाई कि जो जल होता है वो कितना आवश्यक होता है हमारे जीवन के लिए। अगले वाला है कि शाना तो थे गनाई हो गया, बताने की तो थान जरूरत है ही नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लो। स्थल मंडल, स्थल मंडल क्या होता है भाई, आपके सामने इस स्थल की बात जहां पर की जाए उसको स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मतलब भूमि की बात की जाए, है ना। अब भूमि मंडल में क्या पाया जाता है भाई, मिट्टी पाई जाएगी। जहां आप रहते हो भाई, जहां पे आपने घर बना रखा, हवा में थोड़ी बना रखा है, धरती पे टेक रखा ना उसको, तो वो क्या आपके सामने स्थल मंडल में है। चट्टाने और खनिज जहां पर पाए जाते हैं उसको स्थल मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ये कृषि, आवास और उद्योग का आधार होते हैं। किस चीज के लिए भाई? जहां पर कृषि उगाई जाती है, जहां पे आवास किए लोग रहते हैं और जहां पर उद्योग लगते हैं, वो क्या होता है आपके सामने? स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। अब ये मत करना सर, जम्मू कश्मीर में तो डल झील पे भी आपके सामने घर बने हुए हैं, काफी ऐसी नदियां हैं, जैसे जो लोकटक झील है, वहां पर भी लोग रहते हैं, तो क्या वो भी स्थल मंडल? अरे बच्चों, वो स्थल मंडल नहीं है। भूमि का होना आवश्यक है। स्थल मंडल वही माना जाएगा जहां पर भूमि का होना आवश्यक है। जहां पर पानी पर घर बनाए जाते हैं वो क्या होता है? जल मंडल का हिस्सा होता है। समझ में आ गया?
जीव मंडल, जीव मंडल क्या हो गया? जीव मंडल में सभी प्रकार के पौधे, पशु व सूक्ष्म जीव होते हैं। जीव मंडल क्या नाम समझो, जीवों से जो जीव से संबंधित जो मंडल होता है उसको जीव मंडल कहते हैं। भाई जटे जीव जंतु जानवर जो थारा भाई घरा कोई भैंस बंदरी है, कोई गाय है, कोई भेड़ है, कोई बकरी है, कोई ऊंट बांध रखो है, सारा सारा के जीव है। तो जीवों से आप भी जीव ही, हाँ क्या सोचो कि मैं तो जीव को नहीं, थे भी जीव ही हो, है ना। जितने भी जो जीव होते हैं ना, पौधे भी आते हैं उसमें, पशु भी आते हैं, सूक्ष्म जीव भी आते हैं। विज्ञान के अनुसार है ना, विज्ञान के अनुसार बायोलॉजी के आप अगर बीए के विद्यार्थी हो तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर किंगडम्स के बारे में। 5 किंगडम बायोलॉजी में अलग अलग प्रकार के प्रकार बांट रखे हैं भाई आपके सामने। 5 किंगडम ऑफ ह्यूमन, जो आपके सामने जो जितने भी जानवर होते हैं ना आपके सामने, उनको अलग अलग किंगडम में बांटा गया। हम मैमल्स कैटेगरी में आते हैं, समझ में आ गया। तो पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव किसमें रहते हैं भाई? जीव मंडल में रहते हैं, समझ में आ गया। अब देखो आपको एक ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले ट्रिक क्या है? कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी जन्म लियो, अब याद क्या करोगे चारों मंडल ना, ट्रिक बताऊं। कोई भी आदमी जन्म लियो, जानता है सबसे पहले उनके की चीज की जरूरत पड़े? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो खत्म, है ना, मर जाओगे ना। अच्छा, उन ऑक्सीजन तो मिल गई, अब क्यों थोड़ी सी देर बाद में प्यास लगी, भाई प्यास नहीं मिलोगे तो भी मर जाओगे, समझ में आ गया। तो क्या होगा? उन पानी पिलाएगा। बच्चे ने जन्म लिया तो उसको सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, फिर क्या हो भाई बोया बोले मन तो वो थोड़ा रो लागो जन उनके थोड़ा पानी पियो, तो उन पानी की जरूरत पड़ी। फिर भाई टापर ने सारे दिन गोदी में थोड़ा रखेगा, कठे तो सोवेगा पाड़ला में, तो वो पाड़लो क्या को पट्टी करो? धरती पे। क्या पट्टी करो? धरती पे। तो वो क्या है? स्थल मंडल, है ना। और वो जो बच्चों जन्म लियो वो खुद क्या? जीव है। तो इस प्रकार से 4 मंडल से याद कर लो। कोई बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म लेते उसको किस चीज की जरूरत पड़ी भाई? ऑक्सीजन की, तो वो क्या? वायुमंडल। फिर उसको क्या पिलाएगा भाई? पानी। भाई पानी पिलाना जरूरी है, और लागो जब पानी पियो, जब पानी की आवश्यकता तो जलमंडल। फिर क्या है भाई आपके सामने? बच्चे को सारे दिन गोदी में नहीं रख सकते, कितना ही रो, उसको तो पालने में तो सुलाना पड़ेगा, तो उसको कहां पर टिका था? स्थल मंडल पे। तो क्या? स्थल मंडल। और खुद क्या होता बच्चा? जीव, तो जीव मंडल। इस प्रकार से 4 मंडल होते हैं। ट्रिक से थारे यह चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, पर्यावरण के क्षेत्र और महत्व। तो पर्यावरण के कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं और उनका क्या महत्व होता है? देखो, पर्यावरण अध्ययन एक बहुविषयक विषय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन जरूर से आएगा भाई आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों से किस प्रकार से संबंध होता है उसके बारे में विस्तार से बताइए। अब कैसा कैसा संबंध होता है मैं तुरंत स्थापित कर दूंगा भाई, संबंध तो बना थे भी लो हो, लेकिन फिर भी मैं था ना सिखा दी हूं। पर्यावरण अध्ययन को क्या संबंध है? पहला संबंध है पर्यावरण अध्ययन को जीव विज्ञान से। अब जीव विज्ञान के जो बायोलॉजी का विद्यार्थी हूं ना, तो बेरो जीव विज्ञान बायोलॉजी बोलिया करें। जितने भी जीव जंतु है इस दुनिया के अंदर, उसका अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। अब जय थारे बारे में कोई अध्ययन करेगा तो थे भी जीव विज्ञान में हो। अब थारा जो नीचे भाई ये टाइम में सर्दी को मौसम चल रहा है, कोई ज्यादा जीव जंतु तो कौन दिखा अपना, लेकिन थे गाय है ना, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, शेर है, कुत्तो है, बिल्ली है, मूष्टो है, जो भी है झन को देन करियो जो है जी के अंदर उन जीव विज्ञान का नाम से जाने जाए। अब थे एक बात बताओ, सारा का सारा बच्चा पर्यावरण का बारे में अध्ययन कराना, तो पर्यावरण में तो जीव रहे हैं, पर्यावरण में तो रहे जीव सारा सारा, तो पर्यावरण अध्ययन के साथ की को अध्ययन हो जाए? जीव विज्ञान को अध्ययन हो जाए। समझ में आएगा? पर्यावरण अध्ययन में अपन जीव विज्ञान का भी अध्ययन कर लेते हैं। अब भूगोल मतलब क्या होता है? पृथ्वी की संपूर्ण घटकों के बारे में आपके सामने क्या किया जाता है? आपके सामने जो पृथ्वी क्यों, इस सृष्टि के जितने भी आपके सामने जो जितनी भी विज्ञान होती है ना, उसके बारे में अगर अध्ययन करते हो, किसमें करते हैं? भूगोल में करते हैं भाई आपके सामने, है ना। भूगोल मतलब पृथ्वी गोल है, यही तो कहा जाता था अपने को बचपन में। तो यही है, जितने भी आपके सामने भाई जो जीव जंतु हो गए, इसमें जीव जंतु भी आ जाते हैं, इसमें पृथ्वी भी आ जाती है, इसमें आपके सामने अन्य ग्रह भी आ जाते हैं, नदियां आ जाती हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, जितने मंडल पढ़ाए वो सबको किसमें अध्ययन किया जाता है भाई? भूगोल में अध्ययन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन करते हो तो जल मंडल, स्थल मंडल, आपने मंडल पढ़े, सबके सब भूगोल का भी अध्ययन कर लिया आपने। समझ में आ गया? और जब जीव मंडल का उसमें अध्ययन किया तो आपने जीव विज्ञान का अध्ययन कर लिया। समझ में आ गया? रसायन विज्ञान। अब आप कहोगे सर रसायन विज्ञान का कैसे अध्ययन करेंगे? तो बच्चों, जब जो पर्यावरण अध्ययन है ना, इसमें भाई अपन ने पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके नुकसानों के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, आप अपने खेत में फसल उगाते हो, अब भाई थे फसल उगाई और फसल न खा जाए कीड़ा, या जो थे के बताया कि नहीं, जो
गेहूं गया और गेहूं का पत्ता पीला पीला पड़ना शुरू होगा, है ना। थे भाई भाग्या भाग्या कृषि केंद्र में गया, बोलो साहब यहाँ बताओ, मान लो तो जो गेहूं बाया हा पत्ता होगा पीला, तो क्या करा, बोले यो रसायन घेर दो ठीक हो जाएगा। अर्थ गया लेके यार गिरा ठीक हो। तो क्यों, जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण है उसके जो आपके पर्यावरण में क्या है, आपके सामने पेड़ पौधे आते हैं, अब उसमें कौन सा रसायन डालना है ताकि वो कीटनाशकों से बचाया जा सके, ये रसायन विज्ञान से जुड़ी हुई चीज होंगी। अच्छा, नदी जा रही है ना, नदियां कह रही आपके सामने, या नदी क्यों, थारे घर पानी आता होगा भाई, काफी विद्यार्थी शहर में रहने वाले हैं जिनका क्या हर डेली पानी आवा है, हर मतलब काफी जो गांव में रहने वाले हो तो कुएं से पानी भरते हैं भाई, है ना। और काफी लोगों के डोर टू डोर सप्लाई होती है, घर में नल लगा था खोलते ही पानी आ जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है भाई, उसमें क्लोरीन वगैरह डाली जाती है ताकि पानी साफ रहे। या फिर ते पानी से बाहर नो जो केवल फिल्टर को पानी पियो हो, वो उसके अंदर केमिकल बनाए जाए, तो जल को साफ करने के लिए केमिकलों का यूज किया जाता ना भाई। तो ये भी कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान आ गया, है ना। तो और काफी ऐसे रसायन होते हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। तो इन सब चीजों का जब अपन अध्ययन करते हैं तो डायरेक्ट व इनडायरेक्टली पर्यावरण अध्ययन में रसायन विज्ञान का भी अध्ययन हो जाता है। समझ में आ गई होगी सारी चीजें था। अगले वाला पॉइंट है समाज शास्त्र। अब ठीक होगा सर जी, चलो जीव विज्ञान समझ मांगो, भूगोल समझ मांगो, रसायन विज्ञान समझ, समाज शास्त्र कहीं नहीं आओगे। तो भाई एक बात बताओ, थे एक छोटो सबसे पहले थे थाना देखो, देखा, फिर थारी सिस्टर होगी, थारा माता पिता होगा, दादा दादी जो भी ते सारा मिलके के बनाओ, एक परिवार बनाओ भाई, एक एक मिलके तो सारा परिवार बनाया थारो। अये थारा काका तावा को परिवार है, चाचा तावा को परिवार है, और अये थे पूरो को पूरो मिलके थारो समाज मिल जा, समाज गांव मिल जाए, गांव बने जाना पूरा जिलो बन जा, जिला राज्य बन जा, राज्य शहर बन जाए, है ना। से पूरा राज्य से पूरा देश बन जा, और देश से पूरा एक महाद्वीप, और महाद्वीप से पूरी एक जोड़ के पृथ्वी बन जाए। साहब समझ में आ गया। तो एक छोटी सी इकाई का भी अध्ययन करते हो भाई, एक एक आदमी को तो अध्ययन करो ही हो ना, कि भाई रामलाल है, पर्यावरण अध्ययन ने के सच को जा, रामलाल पूरी जिंदगी जीरम के भाई कितनी ऑक्सीजन ली, कितो खानो खायो, कितो नुकसान पहुंचायो। तो एक रामलाल की भांड रामलाल को काका ताऊ सब मिला के परिवार बने और एक समाज बना दिए। तो पर्यावरण का समाज शास्त्र से समाज पे किस प्रकार का जो क्या पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसको समाज शास्त्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न जरूर आएगा, पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध रहता है, नाम रट लो, चिपका है। समझ में आ गई। और बाकी एक बात बता दू थाने, यूट्यूब चैनल ने ज्वाइन कर लियो। क्यों कर लियो, क्योंकि ज्वाइन कर लोगे ना, फ्री में क्लास मिलेंगी, फ्री में नोट्स मिलेगा, और फ्री में लाइव क्लास मिलेंगी, और फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थारा चाह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जो आज जाए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ को ना बेटा पढ़ा होगो, है ना। इजी नोट्स बना रखा है, अनका प्रश्न उत्तर भी करवा दूंगा, और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भरोसा होगा तो फेल हो जाओगा, है ना। तो एक लिए सारी चीज उरे मिल जाएंगी। तो चैनल ने जरूर से सब्सक्राइब कर लियो। पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण का क्या महत्व होता है, जीवन का संतुलन प्रदान करना। अब देखोगा सर जी कह नहीं संतुलन प्रदान करे भाई, एक बात बताओ, एक दिन के लिए केवल थोड़ी ऑक्सीजन तो छोड़ो, इतनी सोच को नहीं रखो थे। अया समझ लो कि थारे घर 15 दिन पानी को नहीं आयो, पास सोचो की हालत हो जा, और जाना माँ जाना आपस में लड़ाई, दोनों रामलाल और श्यामलाल दो आपके सामने पड़ोसी, दोनों की खूब बढ़िया करती, और 15 दिन पानी को नहीं, दोनों जन आपस में लड़ मरिया, बोले तू मेरे लिए पाइप कहीं काटी, और जहने लड़ाई, पानी भरने गया, और एक जनो एक पहले लाइन में जाके लागो, पहले पानी भर लियो, पिछो आके दोनों में लड़ाई हो जाएगी, ओ है ना। तो पर्यावरण संतुलन प्रदान करता है। सोचो एक दिन आपके सामने ऑक्सीजन बंद हो जाए आपकी आनी, एक दिन आपके सामने पानी नहीं आए, एक दिन आपको खाना नहीं मिले, क्या हालत हो जाएगी आपके सामने, कुछ को नहीं हुआ। एक दिन में ऑक्सीजन तो मिल जाए, लेकिन पानी भोजनों को मिल होगा, लेकिन 15-20 दिन अगर ये चीज चलती रह जाए तो क्या हो जाएगा, आपका जीवन नष्ट भी हो सकता है, आपका जीवन दुर्भर हो जाएगा, हो जाए ना। तो यही बात है, जीवन में संतुलन प्रदान करें। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, पर्यावरण को क्या काम है, जो प्रकृति पर जितना भी संसाधन पाया जाए ना, सारा का सारा संसाधन रक्षा प्रदान करे, कहीं नहीं। अब के पानी पियो, यो खनिज है ना। अब थे क्या कर रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो मोबाइल में देख रहे होगा। अब मोबाइल क्यों बने, प्लास्टिक से बने, लोहो यूज है, कुछ भी जो धातु यूज है, ये भी खनिज है ना। तेजी पर बैठा हो, बाकी तो खाट पर बैठा होगा, नहीं कुर्सी पर बैठा होगा, है ना। तो खाट क्या की बनी रही है, लकड़ी की,
आपके सामने कपड़ों लाग रहे होगे, या फिर जो जेवड़ी वगैरह बना रखी होगी, कुर्सी के तो प्लास्टिक की होगी, कि आपके सामने लकड़ी की होगी। तो ये सब खनिज है, और हर सब खनिजों की रक्षा कौन करती है? प्रकृति करती है, आपके सामने पर्यावरण करता है। मानव और प्रकृति के बीच में संबंध, अब देखोगा कहीं नहीं संबंध है गुरुजी प्रकृति और मानव के बीच में। अच्छो बोलो संबंध है भैया, अगर थे प्रकृति ने नहीं बचाओगा तो प्रकृति था कौन बचावेगी? अब कहोगा कहीं नहीं। अब आज का टाइम में थे देखो जय क्यों एक रहे आपके सामने, बारिश को मौसम आ जाना सुन गयो तो सुने वो कि भाई नदी के बीच में बसे हुए घरों को नदी एक साथ बाढ़ क्षेत्र में बहाकर ले गई, 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 10 लोगों जो भी आपके सामने हो क्यों हो? क्योंकि भाई नदी का रास्ता में आप घर बनाए, नदी थोड़ी हो रास्तों बदले, आपको कौन बदले ना आपके सामने? तो नदी तो आपका रास्ता में चल रही है। समझ में आ गया आपको? तो यही है, प्रकृति को अगर आप बचा कर रखोगे तो प्रकृति आपको बचाएगी, अगर आप प्रकृति को नहीं बचाओगे तो प्रकृति आपको निपटा देगी। समझ में आ गया? तो एक दोनों के बीच में सहसमंजस्य वाला रिश्ता है, मतलब भाई बना के तो रखनी पड़ेगी, ना बना के रखोगा तो थारो काम निपटा दिया जाएगा। बस इसकी ट्रिक यही होती है, जीवन संतुलन और सुरक्षा। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सतत विकास के उदाहरण। अब सतत विकास क्यों है देखो रामलाल, अब सतत विकास क्यों है? अब थाले दादा कन थे जब भी बैठो तो थालो दादो के खगो भाई अब तो पहले डिबाई को नहीं रही, ना तो वो खानो रही हो, ना वो पानी रही हो, और ना आज का टाइम वो अवारी, और ना आज का टाइम भैया का लोग रिया। तो देख होगा भाई दादो जी थे या बात कहे थाला टाइम में शौकी हो, जो हाल टाइम में को नहीं मैं फोन चलावा न्यू थाला टाइम में तो हुई कि चीज को नहीं। तो वह बताएगा कि भाई मैं जी टाइम पहले का टाइम आया कोया कर तो पानी शुद्ध पानी कड्या करता, कोई भी आदमी का गोड्डा दर्द को नहीं करता। आजकल तो 20 साल का गोड्डा चटक जाए, थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर जाने के लिए सांस फूलने लग जाए, मैं 20-20 किलोमीटर दूर चला जाया करता। समझ में आगा? खेत में कोई यूरिया देने की जरूरत कौन पड़ती? आजकल सुना भाई यूरिया का बालक है, सुने रही थरिया कहावत, तो यही है, मैं यूरिया देने की जरूरत को नहीं, खाद गिरा करता भैंसा की डांगरा की और बढ़िया नाज पनप्या करता। समझ में आ गई? अब क्यों गो, अब था पहले भाई खेत में नोजल चला करती, 15 नोजल चल रहा है पाए आज के टाइम में, है ना? और थाला टब रहेंगे तो दिन हम तो 5 भी गुण चल लेंगे। सुनी होगी नया बात थे। तो यो ही सतत विकास है। सतत विकास क्यों है? रामलाल को दादो न जो चीज मिली, शुद्ध हवा, शुद्ध खनिज, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, वो रामलाल का पिताजी भी मिलनी चाहिए, बार रामलाल ने मिलनी चाहिए, को आगे आने वाली पीढ़ी ने भी मिलनी चाहिए। या कि वह आपके सामने सतत विकास करो जाए, मतलब सतत विकास का अर्थ होता है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करके आने वाली पीढ़ियों को भी आपके सामने वो चीजें मिल सके। रामलाल को दादो के रहे हो भाई पहले 100-200 बीघा जमीन बह कर तो कुआ को बचीट बैठा दियो, पहले 15 नोजल चला करती, नोजल चलना 5 क्यों? क्योंकि पानी भूजल स्तर के वो गिर को। समझ में आ गई? तो अब थाला टाइम तक आता था 5 नोजल बची, अगला आने वाली जनरेशन में 2 ही चलेंगी, तो क्या बोले सतत विकास को नहीं। रामलाल का दादो जी टाइम में 15 नोजल चलाया करते तो थालो पिताजी चलाए ना, रामलाल को पिताजी जाना 15 चलनी चाहिए, और जब थे चलाओ जब भी 15 आगान वाली जनरेशन में 15 चलनी चाहिए, जब वो है सतत विकास। मतलब थे थारो खुद को भी विकास करो, खनिज को उपयोग करो, जिसमें जो वायु आवे, भोजन आवे आपके सामने, जो पेट्रोलियम डीजल जितने भी खनिज होते हैं वो उनको थे भी प्रयोग करो, और आने वाली जनरेशन भी प्रयोग करें, उन्हीं के कहे जाए सतत विकास का नाम से जाने जाए। समझ में आ गई होगी थारे यह चीज। इसमें संसाधनों की सीमित व समझदारी का उपयोग किया जाता है। देखो संसाधन सीमित ही आया को नहीं कहते, सोचो पृथ्वी पर असीमित संसाधन सदा न्यू चलता रहेगा, न्यू चलने वाली चीज को नहीं, सीमित मात्रा में सही से प्रयोग करना उनको जरूरी है। सतत विकास के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला उद्देश्य होता है पर्यावरण की रक्षा करना। भाई सतत विकास करोगा तो सतत विकास को सब लोगों को विकास होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होगी, संसाधन संरक्षण मिलेगा और सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। भाई कहीं नहीं होगा, मैं बताऊं थाने पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से होगी आपके सामने। पर्यावरण की रक्षा आपकी किस प्रकार से होगी? सभी के अगर आप खुद की जो चीज है भाई आपके सामने रामलाल को दो अगर सही से कौन बचा के चलते हो, जना क्या हो जाता है भाई भूजल स्तर कौन गिरतो, भाई एक लोग का प्रयास कौन गिरे सभी करियो, लेकिन कुछ ना कुछ तो को भी योगदान है ही, चाहे 0.00001% ही हो, लेकिन कुछ तो को भी योगदान है ना। संसाधन को संरक्षण, हर चीज को संरक्षण होगा और आगे आने वाली जनरेशन भी उनको सही से उपयोग कर पाएंगे। सतत विकास समझ में आपको एक पर पॉइंट इंपोर्टेंट है। परितंत्र, परितंत्र क्या होता है? परितंत्र वो व्यवस्था होती है जिसमें जीव और उनका पर्यावरण आपस में जुड़े होते हैं, इसमें जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। परितंत्र क्या होता है भाई आपके सामने जो जीव जंतु पर्यावरण है ना वो आपस में जुड़ रहे हैं,
अब खो कहीं नहीं जुड़ रहे हैं, अहिया थोड़ी जुड़ रहे हैं ना, अहिया ही जुड़ रहे हो नहीं, अहिया जुड़ रहे हैं। समझ में आ गई? अहिया नहीं, आखिरी चीज अहिया। दोनों में अंतर क्या होता है भाई आपके सामने? भाई एक बात बताओ, जया सुबह सुबह थारी मम्मी जाके गाय को दूध काट लिया है, थे चाय बना के पियो, खेत में थारा नाज है, नाज ने काट के थे भोजन करो। समझ में आ गई? एक टाइम अया को आवे जब थारी गाय के दूध देना बंद कर दे तो देखा तो मैं तो नहीं लिया आऊंगा, और मान लो दुनिया में बच्चे ही नहीं जाना कैसे लिया होगा, है ना समस्या? जब बहुत सा का जीव जंतु दुनिया में क्या होगा, शिकार करके उन्हें नष्ट कर दिया गया, तो वह कुनी दुनिया अब डायनासोर थोड़े देखने मिले हैं, कोई देखने मिले ना। तो यही है, हमें क्या है, सारे के सारे जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कैसे निर्भर रहते हैं भाई? एक बात बताओ, अगर थारो खेत है ना, अब क्या होगा, खेत में ना क्या कर दिया भाई, सांप, सारा सांप मार दिया, सांप मार दिया भाई, अपना टाइम है भी अपनी साइड में सांप दिखने मार दिया, तो क्या होगा, चूस मुस्सा ही पर ज्यादा हो जाएगा, चूहे ज्यादा हो जाएगा, चूहा ज्यादा हो जाएगा, फसल तो पाओगा लेकिन मुस्सा खा जाएंगे। समझ में आ गई? अब थे क्या करते होगा, तुम चूसन भी मार देगा। अब चूसा अगर थे मार दोगा तो क्या हो जाएगा, उनका अया का चूसा ही ना आपका सामने क्या करी, फसल के साथ कुछ अया का ना जो भाई हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह हो जाए, उन जीव जंतुओं भी खा जाए, या फिर केचुआ ज्यादा हो जाएगा उसका कारण, या और कोई जानवर है कुछ अया का आपके सामने बह ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगी, फसल को नहीं उपाओगी, और फसल नहीं उपाओगी तो थे भी जिंदा कौन रह पाओगा। तो ये परितंत्र होता है आपके सामने, पूरा का पूरा साइकिल समझा होगा, जिसमें क्या होता है, फसल है ना, फसल को क्या खाते हैं आपके सामने, भेड़ बकरी खाते हैं भाई आपके सामने, हिरण मान लो, हिरण को शेर खाता है, शेर को गिर्द खाता है ना, और गिर्द को आप कौन खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। अगर उस परितंत्र में एक भी चीज को अगर हटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो तंत्र है वो खराब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही है, सारे के सारे जीव जंतु और परितंत्र जो पर्यावरण है वो आपस में जुड़े रहते हैं। छोटा छोटा उदाहरण से देने को प्रयास करूं, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। परितंत्र की संरचना, आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, मैं पहले बता दिया था। जीव घटक, जीव घटक क्या होते हैं, पौधे, पशु और जीवाणु। आपके सामने जो जितना भी जो परितंत्र होता है, इसमें जितने भी पौधे होते हैं, पशु होते हैं, जीवाणु होते हैं, है ना, जो जीव जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं आपके सामने, सारे के सारे परितंत्र का हिस्सा होते हैं। अजैविक घटक कौन सा हुई, हवा, पानी व मिट्टी, दो प्रकार का जीव घटक मतलब जीव जंतु से संबंधित, पशु पौधा आ गया, पशु आ गया, जीवाणु आ गया, ये सब क्या है आपके सामने जीव घटक होते हैं। और अजैविक घटक कौन सा है, हवा, पानी व मिट्टी क्या होते हैं आपके सामने, अजैविक घटक होते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए अगले वाले पॉइंट की बात करें, परितंत्र के कार्य। भाई परितंत्र के काम करे है ऊर्जा का प्रवाह करना। ऊर्जा का प्रवाह अब देखोगा, ऊर्जा का प्रवाह क्यों है, खाओ खाओ जा थान कुछ ऊर्जा मिले ना, है ना, वही प्रवाह देखने मिले, है ना। अगर विज्ञान के विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ पे आएंगे, आपको इसको फूड पिरामिड के नाम, जो पिरामिड के नाम से बोला जाता है आपके सामने, फूड वेब के नाम से भी जाना जाता है इसको, इंग्लिश मीडियम के है ना भाई, मान तो भाई वेरो है न्यू क्यों है। जब देखो थे कोई भी खानो खायो, थे खानो खाए, जब मान लो कोई हिरण है वह घास खाई, तो घास खा के ऊर्जा मिली, जने तो बात दौड़ रही है। अब उन खा के कोई शेर शिकार कर लियो तो उन ऊर्जा मिल गई, और शेर ने क्या होगा आपके सामने, शेर भाई, शेर ने तो कोई कौन खा, शेर सल्ट को खत्म हो गो, जब उनको गिर्द खाई तो उन ऊर्जा मिल गई। अब गिर्द मर गो, जब उनको जीव जंतु वाले कीड़ा मकोड़ा खागा, जो भी जितना भी जो ये है ना, जो नरभक्षी जितना भी जो आपके सामने जो कीड़ा वही वह उन्हें खाए हैं, तो इनके आपके सामने जिससे क्या उन ऊर्जा मिली। तो ये ऊर्जा को तंत्र है। अब ऊर्जा को तंत्र में क्या सिस्टम है, जो निचले स्तर पर है ना, जहां मान जो जानवर शाकाहारी हुए उनने सबसे ज्यादा ऊर्जा मिले, फिर मांसाहारी ने उससे कम मिले, फिर आपके सामने जो हुन जो बक्सी हुए, नर बक्सी जना बोले जाए, जो अलग अलग प्रकार का जीव जंतु ने खाई उन्हें उनसे कम मिला है। तो इसका क्या ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है इस प्रकार से। पोषक तत्व का चक्कर, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका चक्कर देखने को मिलता है, और जीवन का भी संतुलन देखने को मिलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह करने की बात करने, वही होता है परितंत्र में ऊर्जा सूर्य से आती है और विभिन्न जीवों तक पहुंचती है। अब देखो गुरुजी, अब मान लेते तो बता दे बन के हिरण घास खाए और घास से उनके अंदर ऊर्जा आ गई हिरण में, तो अब देखोगा घास में ऊर्जा कठिन आई, तो मेरे विद्यार्थियों घास में ऊर्जा आती है सूरज की किरणों से। अब देखोगा सूरज की किरणों कहनी है, सूरज की किरणें पेड़ पौधे पे पड़ती है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से पौधे होते हैं वो आपके सामने खाना बनाते हैं और इससे उनमें ऊर्जा आती है। समझ में आ गया अच्छे से? ये पूरी प्रक्रिया होया करे, समझ में आई होगी सारी चीजें। खाद्य श्रृंखला, जीवों के बीच में भोजन का क्रम, तो जितना भी जीव जंतु है उनका भोजन को क्या क्रम हुआ है, घास ने हिरण खागी, हिरण ने शेर ने वाले कोई गिर्द खागो, गिर्द ने कोई आपके सामने कोई नर पक्षी जीव जंतु खागा, अच्छे से समझा दियो मैंने।
इसको खाद्य जाल, जो फूड वेब था बता रहे हो, खाद्य जाल के नाम से जाने जाए। कई श्रृंखलाएं आपस में आपके सामने जुड़ी रहती हैं, उसको खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो श्रृंखलाएं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, उसको खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है, खाद्य फूड वेब के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट क्या होता है आपके सामने, परिस्थितिक उत्तराधिकारी। इसका परिस्थितिक उत्तराधिकारी क्या होता है आपके सामने, समय के साथ किसी क्षेत्र में जीवों के साथ होने वाला प्राकृतिक परिवर्तन पारिस्थितिक उत्तराधिकारी कहलाता है। मतलब समय के साथ कोई भी क्षेत्र में जो प्रकृति में जो परिवर्तन होने वाला है, उनके कर्जा है पारिस्थितिक उत्तराधिकारी के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब अलग अलग प्रकार का परितंत्र पाए जाए। तंत्र एक प्रकार को, तंत्र मंत्र कई प्रकार का है, परितंत्र कौन सा प्रकार को है, वो पहला नाम है वन परितंत्र। अब मैं थाने एक सवाल पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, परितंत्र क्या है, परितंत्र की डेफिनेशन सारा बच्चा कमेंट बॉक्स में लिख दियो, है ना। अर्थ कौन सा कॉलेज का विद्यार्थी हो और कौन सी जगह वीडियो देख रहे हो, यो भी कमेंट बॉक्स में बता दियो। पहला है वन परितंत्र। वन परितंत्र क्या होता है, वनों में पेड़ पौधे पशु और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये जलवायु संतुलन में मदद करते हैं। मतलब जो वन हो ना, इन पेड़ पौधा पाया जाए, है ना, और छोटा छोटा सूक्ष्म जीव पाए जाए, छोटा छोटा जीव जंतु जानवर पाए जाए, यो क्या है, वन परितंत्र है। वन परितंत्र जठे जंगल पाए जाना, जंगल में जीव जंतु पाए जाएगा, कोई पेड़ पौधा पाए जाएगा, वो ही आपके सामने वन परितंत्र है। घास परितंत्र, अब थे आप थे देखे होगा भाई आपके सामने कोई है कि जमीन हो जो खाली पड़ी रहे भाई आपके सामने, उन घास उग जा। भारत में तो है कि आपने भाई राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में कठिया है की जगह है, लेकिन मान लो घनी है कि जगह थे मैदानी क्षेत्र में जाओगा, बड़ो सो जगह पाई जाओ जिन घास उगी रहे, उनके कहा घास भूमि के नाम से जाना जाता है, जहां पे अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाए, और जठे के भाई डांडा चराने के लिए, जीव जंतु चराने के लिए भेज दिया जाए। समझ में आता है, समझ लो कि खाली कोई के पड़े के तो जोड़ पड़े हुए और कोई खाली खेत पड़े रहना अपने, उनके घास उग जाए और हम क्या अपना जानवर चराने के लिए छोड़ दिया, छोड़ा कर ना भाई, कोई अपना भैंस बांध दिया, कोई गाय बांध दे, कोई आपकी बकरी चराना आ जाए, कोई भेड़ चराना आ जाए, और या करें तो घास परितंत्र के नाम से जाना जाए। मरुस्थलीय परितंत्र कैसा होता है भाई आपके सामने, जहां वर्षा कम होती है और तापमान अधिक रहता है और सीमित वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय परितंत्र कौन सा परितंत्र होता है भाई आपके सामने, जहां पर वर्षा कम होती है और तापमान अधिक। भाई आपने जैसलमेर बाड़मेर का चल जो जोर की पड़े गर्मी, पानी की बूंदी को नहीं उठे बारिश की, आजकल तो फिर भी होना लगी, पहले तो और भी कम होया करती, क्योंकि आपके सामने अब धीरे धीरे बदलाव देखने मिल रहे हैं। और सीमित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है भाई, सीमित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगले वाला है जलीय परितंत्र। जलीय परितंत्र क्या होता है भाई आपके सामने, इसमें तालाब, नदी, झील, समुद्र और महासागर शामिल है। मतलब मथान के सिखायो जल से संबंधित कोई भी चीज आ जाएगी वो जलीय परितंत्र। भाई जिन तालाब की बात, तालाब, नदी, समुद्र, महासागर पाए जाते हैं, उसको जलीय परितंत्र के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये थे आपके सामने यूनिट फर्स्ट, जिसके बारे में मैंने हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दिया है। अगले वाली यूनिट को अगर आप पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं यूनिट नंबर 2 का, वहां से आपके सामने प्लेलिस्ट से जाकर यूनिट नंबर 2 पढ़ लेना। धन्यवाद।